जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस पब्लिक मैथ एकेडमी में। साथियों, मैं आपके लिए लाया हूं मैथ 2018 यूपी पुलिस में जो भी पूछे गए थे। और ये 18 जून 2018 को जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें से जो मैथ के क्वेश्चन थे वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, 2018 के बाद हम 2019 के भी पढ़ेंगे, 2019 के बाद हम 2024 के भी पढ़ेंगे। ज्यादा डिफरेंट कुछ नहीं होता है। देखिए, 2018 में जो प्रश्न मैथ में पूछे गए थे 60 से 70% एज इट इज रिपीट हो गए थे 2019 में। और 2019 का पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, जो 2019 में मैथ पूछी गई थी वही 70% से 80% तक यूज रिपीट हो गई थी 2024 में, जो अभी फरवरी में पेपर हुआ है। तो साथियों, मेरा मानना ये है कि जो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस के पेपर हैं, अगर मैथ आप प्रीवियस ईयर उठा के पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मैथ की कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेड ही होते हैं। तो चलिए, उसी में से मैं पहला दिन, पहला ही शिफ्ट 18 जून 2018 में जो पेपर हुआ था उसके मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, नीचे दी गई संख्याओं का वर्ग नहीं है, तो आपसे वर्ग और वर्गमूल निकालते आना चाहिए। देखिए, इसमें क्या करना होता है, मान लीजिए कि हमें किसी का वर्ग निकालना होता है। वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर एक ही है। मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या है 5 है, तो 5 गुणे 5, अगर इसे हम, तो ये कितना हो जाएगा, 5 25, यही होता है हमारा स्क्वायर। मतलब कि जो भी संख्या का हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं उसका उसी में गुणा कर देना है, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा स्क्वायर। देखिए, यहाँ संख्या दी गई है 12 और 25, तो इनका चेक करने का क्या होता है कि देखिए, लास्ट में है 25, तो यहाँ तो 5 ही आने वाला है, ये तो कंफर्म है। अब यहाँ है 12, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, ये जो 12 वाली संख्या है, तो इसके जस्ट नीचे कौन सा स्क्वायर आता है, 3 का स्क्वायर आता है, 3 त्रिक 9, और इसके जस्ट ऊपर क्या आता है, 4 चौक 16, तो इसके जस्ट ऊपर 16 आता है और नीचे 9 आता है। तो या तो 3 होगा, या तो मैं कह दूं कि 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 भी आ रहा है ना, तो हमें छोटी संख्या लेना है। ठीक है, बड़ी संख्या नहीं लेना है, तो ये तो कट जाएगा यहाँ से। ये 35 का स्क्वायर है 1225। अच्छा, चलिए इसमें चलते हैं। ये देखिए 25 है यहाँ, तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ 5 ही आने वाला है। और जो अब पहली संख्या क्या आएगी, यहाँ है 20, तो 4 चौक 16, पचम 25, तो इसके ऊपर आ रहा है 25 और इसके नीचे आ रहा है 16, तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे। तो 16, 16 किसका, 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि ठीक है, तो यहाँ से आ गया 45। अब देखिए, इसको देखते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बन रहा है। दोस्तों, अगर आप कहोगे कि ये 5 का 5 बन रहा है और ये वाला जो 25 है इसका भी 5 बना रहा है, तो देखिए साथियों, सेम टू सेम संख्या नहीं आ सकती। अगर आप इसमें 55 गुणे 55 करेंगे तो संख्या 25 25 नहीं आएगी। मतलब जहां सेम आ जाए ना, कि देखिए यहाँ 25 है तो इसका स्क्वायर निकल के आया 5, फिर यहाँ से 25 है तो फिर इसका स्क्वायर निकल के आया 5, ऐसा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से वर्ग नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन यही राइट हो जाएगा। चलिए इसका निकालते हैं दोस्तों। देखिए, ये 25 है तो यहाँ निकल के आया 5। अब ये शुरू में क्या दिख रहा है आपको, 42। तो तो आगे इसके ऊपर नीचे के दो स्क्वायर ढूंढिए वर्ग। तो 6 6 36, 7 7 49, यानी कि 6, यानी कि ये 65 का वर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, समीकरण को हल करना है, मैं आपको अच्छे से समीकरण बना देता हूं। ये लिखा हुआ है 60 भागे 5 गुणे, कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है 16 माइनस 8, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है 2, कोष्टक बंद है। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने दिया गया है। अब आप इसको बनाना शुरू करिए। बोर्ड मास का नियम आप अच्छे से जानते हैं कि पहले देखिए क्या करना होता है हमें, कि पहले सॉल्व करना होता है कोष्टक को, कोष्टक के बाद सॉल्व करते हैं हम भाग वाला, भाग के बाद गुणे लेते हैं, गुणे के बाद हम प्लस लेते हैं, प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो सेम ही होता है। तो इसमें से आप माइनस ले लो फिर प्लस ले लेना, ठीक है। तो देखिए कोष्टक के अंदर क्या कह रहा है, 16 माइनस 8 भाग में 2। पहले करेंगे क्या हम भाग, ठीक है। तो भाग करेंगे तो 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, और ये माइनस उसी तरह उतरा, 16 उसी तरह उतर आया, तो कितना आया यहाँ पे, कोष्टक के अंदर जो आ रहा है वो आ गया 12। ठीक है, अब भाग का चिन्ह इसी तरह यहाँ 3 लगा देंगे। अब ये
60 भागे 5 यहाँ भी लिख देना है। देखिए जल्दीबाजी नहीं करना है कि आप जल्दीबाजी में ये 5 को 60 को भी 5 से काट दें, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना। पहले कोष्टक वाला ही सॉल्व करना है, कोष्टक वाला भी सॉल्व नहीं हुआ है। कोष्टक वाला सॉल्व होके 12 तो आ गया है, लेकिन कोष्टक को खोलना भी पड़ेगा। तो जब खोलेंगे कोष्टक में, कोष्टक खोलने के बाद भाग में मिलेगा या गुणा में, तो ये देखिए यहाँ पास इसके बाएं साइड में यहाँ गुणे का चिन्ह है और यहाँ भाग का चिन्ह है, तो ये सीधे भाग होने चला जाएगा। तो 3 का भाग 12 में लगाएंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब ये जो 4 बचेगा, अब ये 4 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो कितना कितना हो गया ये, 4 पंचे नहीं, 4 गुणे 5 भागे 60। अब देखिए, अब आपके पास ये वैल्यू बन के निकल के आ गई है। अब आप क्या करिए, अब यहाँ से आप भाग दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले भाग देना है फिर गुणा करना है। तो अब आप भाग दे सकते हैं। तो 5 का भाग देंगे इसमें तो कितना आया, 12 आया। 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, यहाँ से निकल के आ गया कितना, 48, क्योंकि यही 12 को 4 में मल्टीप्लाई भी करना है अभी। तो ये पहला नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो बोर्ड मास का नियम बिल्कुल नहीं भूलना है, पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणे, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। माइनस की जगह प्लस भी कर सकते हो पहले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर कितना है। देखिए दोस्तों, ये संख्या लिखी गई है पूरी तरह से फ्रैक्शन में, 4/5 है और 2/3 है, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि इनके बीच में अंतर कितना है, तो यहाँ क्या है, माइनस लगाएंगे हम, माइनस लगाएंगे तभी तो अंतर पता चलेगा, बिल्कुल। इसे सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जो नीचे वाली संख्या होती है इनका तो ले लेना है एलसीएम। तो यहां से मैं एलसीएम लिया, कितना आ गया एलसीएम इनका, 15, ठीक है, क्योंकि 15 को 5 भी काट दे रहा है अच्छी तरह से और 3 भी काट दे रहा है, तो इसका एलसीएम हो गया 15, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ऊपर बटे का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, अब इस 5 को इससे काटेंगे तो कितनी बार में गया, 5 3 15, 3। अब इसी 3 को उठा के इसमें 4 में गुणा कर देंगे तो 3 चौको 12। अब ये माइनस उसी तरह उठा के यहाँ लगा देंगे। अब इस वाली संख्या में से 3 को पकड़ेंगे नीचे वाली को, 3 पचे 15, कितना आया 5, इसी 5 को उठा के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 12 में 10 चला गया, कितना बचा 2, और यहाँ आया कितना 15, ठीक है। तो 2/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको प्लस करना है, अगर यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो फिर यहाँ भी प्लस आ जाता, तो ये जुड़ के कितना बन जाता, 22/15, ठीक है, गलती नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में हर शिफ्टों में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, और आप अगर 2024 फरवरी का पेपर दिए हैं यूपी पुलिस में तो आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि एलसीएम का क्वेश्चन पूछा गया था। एलसीएम ऐसा टॉपिक है जो हर कोई भी चैप्टर हो, चाहे परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर हो, कम से कम 10-12 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें एलसीएम पूरी तरीके से पूछा जाता है। और ये जो टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर होता है, इसमें तो आप जानते ही हैं कि पूरा एलसीएम का ही खेल है। एलसीएम बिना आप उसे कुछ निकाल ही नहीं सकते हैं आंसर उनका। तो एलसीएम देखिए, मैं एक प्रॉपर पूरी वीडियो लाऊंगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, यहाँ बटे में संख्या दे देगा, 3/5, 4/6, 1/3, ऐसे संख्या लिख देगा और बोलेगा इनका एलसीएम बताइए। या तो एलसीएम पूछ लेगा और या तो बोल देगा इनका एचसीएफ बताइए, एचसीएफ बताइए, ठीक है। तो ये अभी मैं इनका भी ट्रिक बताऊंगा कि इन्हें कैसे इजीली निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, यहाँ महत्तम समाप्त वर्तक पूछा है, मतलब कि एचसीएफ पूछा हुआ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एलसीएम आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 संख्याएं दी गई हुई है, एक है 30, दूसरी है 60 और तीसरी है 72। जब भी एलसीएम पूछे हमेशा याद रखना है इन संख्याओं से बड़ी ही संख्या आएगी, या तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी या तो इनसे बड़ी आएगी, इस बड़ी वाली का मल्टीपल, वो होगा एलसीएम। अगर एचसीएफ आपसे पूछ रहा है तो आप ध्यान देना कि ये जो संख्याएं हैं इनसे छोटी ही आने वाली है, या तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी या तो इसका कोई फैक्टर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे इसको 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, इस 30 को 5 भी काट रहा है, 6 भी काट रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब वो होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
मतलब कि कॉमन भी होना चाहिए, जो तीनों को काटे कॉमन भी होना चाहिए, और इनका फैक्टर होना चाहिए, और एचसीएफ, एफ का मतलब कॉमन फैक्टर और हाईजेस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए दो को उठाते हैं हम, 30 को दो काट दे रहा है 15 बार में, और इसको काटता है 30 बार में, और 72 को भी काट दे रहा है। ठीक है, तीन को उठाते हैं, तीन भी इन्हें तीनों को काट दे रहा है। 12 30 को नहीं काट रहा है, 60 को 72 को तो 12 काट दे रहा है, लेकिन 12 30 को नहीं काट पा रहा है, तो 12 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और ये दो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो हाईजेस्ट पूछा है। एचसीएफ का मतलब ही क्या होता है? हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर हम 3 उठाएं और 6 उठाएं तो देखिए 6 काट दे रहा है, क्या 6 पंचे 30, 6 दाम 60, बिल्कुल 12 के भी काट रहा है 12 बार में, 72 को काट रहा है 12 बार में। अब देखिए 3 लें या 6 लें, क्योंकि 3 भी काट रहा है 6 भी काट रहा है। तो अब याद करिए, एचसीएफ पूछा हुआ है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब एच को उठाइए, एच का मतलब क्या? हाईजेस्ट। तो यहाँ से हाईजेस्ट क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए, अब मैं ये जो लिखा था, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इसमें एलसीएम पूछ लेता है, अगर इसमें एलसीएम पूछता है, तो नीचे वाली संख्या का ले लेना है एलसीएम, ऊपर वाली का ले लेना है एचसीएफ। अगर यहाँ एचसीएफ पूछता है कि एचसीएफ बताइए, तो फिर नीचे वाली का ले लेना है एचसीएफ, ऊपर वाली का ले लेना है एलसीएम, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए इसमें लघुत्तम एलसीएम पूछ रहा है, उसमें हम क्या निकाले थे? एचसीएफ निकाले थे। ठीक है, एचसीएफ निकाले थे, और इसमें एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम का मतलब होता है कि लोअर, मतलब छोटा से छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। उसमें फैक्टर की बात कर रहा था। देखिए फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, जैसे अगर मैं 30 लिख दूं, अगर मैं इससे आपके फैक्टर पूछूं कि फैक्टर बताइए, तो फैक्टर क्या होते हैं? इससे छोटे होंगे। जैसे 2 बिल्कुल काट दे रहा है, 3 क्या काट रहा है? बिल्कुल काट रहा है, 5 भी काट दे रहा है, 6 भी काट रहा है, 10 भी काट दे रहा है, 15 भी काट दे रहा है, तो ये है इसके फैक्टर। ठीक है, और 30 भी इसका फैक्टर ही है। अगर मैं पूछूं कि इसके एलसीएम बताइए, एलसीएम मल्टीपल, इसके मल्टीपल बताओ, तो मल्टीपल होता है जैसे 30 का 60, 100, 60 के बाद 90 भी हो जाएगा, 90 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, फिर 150 हो जाएगा, ये होते हैं इसके मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात क्या कर रहा है, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। यहाँ दोस्तों हमसे एलसीएम पूछ रहा है, पिछले वाले में हमसे एचसीएफ पूछा था, अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसका। ठीक है, देखिए तो 15 कितना है? 15 है, 30 है, और 24 है। इनका सिंपल एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि बड़ी वाली संख्या पकड़ो और उसको मल्टीपल करते चले जाओ। जैसे मैं 30 को पकड़ रहा हूँ, 24 काट रहा है, नहीं काट रहा, तो मैं 60 ले लूंगा। 60 को 24 काट रहा है, बिल्कुल नहीं काट रहा, तो फिर 90, 90 को भी नहीं काट रहा, तो फिर 120, 120, हाँ 120, बिल्कुल 120 को 24 काट दे रहा है, क्या 15 काट रहा है? 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, बिल्कुल काट रहा है, यानी कि 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं एलसीएम निकालना आता है, तो फिर आप एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ क्या। अब जैसे मेरे पास 15 है, 30 है, और 24 है। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। तो पहले ट्रिक तो ये है कि आप बड़ी वाली संख्या को पकड़िए और उसको मल्टीपल करते चले जाइए, जहां तीनों संख्याएं उसको काट दें वही हो जाएगा हमारा एलसीएम। अगर इस तरीके से हमें नहीं करना, तो हम क्या करेंगे कि इसके हम फैक्टर बनाएंगे। इसके जब मैं फैक्टर बनाने जाऊंगा, तो यहाँ से देखिए 3 से काट रहा है, 3 पचे 15, इसके फैक्टर आ गए 3 5। चलिए इसको 30 को पकड़िए, 30 के फैक्टर हो रहे हैं, एक तो हो रहा है 2, 15 बार में काट रहा है, एक हो रहा है 3, और एक हो रहा है 5। देखिए 2 3 6, 6 पंचे 30, बना फैक्टर। अच्छा 24 के फैक्टर निकाल लो। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2, बचा कितना? 12, फिर से 2, बचा कितना? 6, फिर से 2, बचा कितना? 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 त्रिक 24 निकल के आए। अब देखिए, अब इसमें आप एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम फैक्टर, मतलब कि देखिए यहां से आप उठा लीजिए, एक 3 उठा लिया, यहां से देखिए, अब यहां से हमें 2 उठाना है, तो 2 उठाना है, तो 2 हम तीनों को उठाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ 3,
तीन तीनों में दिख रहा है क्या? तीन तीनों में एक ही बार है, तो एक बार है तो तीन हमने एक बार ले लिया। दो कितनी बार है? तीन बार है। और पांच कितनी बार है? पांच एक ही बार है, ठीक है। अब यहां से देखिए, तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, बारह दूनी 24 और 24 पंचे 120। या तो यहाँ से करिए, पाँच दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 दूनी 40 और 40 तिया 120, ठीक है। राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कंफ्यूज मत होना, कॉमन चीजें नहीं लेना है, यहाँ ऐसी चीजें हमें लेना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तीन है पांच है, तीन पांच मैंने ले लिया। दो है तीन है पांच है, दो भी ले लिया, तीन भी ले लिया, पांच भी ले लिया। अब यहाँ दो तीन बार है, तो ये देखो मैंने तीन बार ले लिया है, और यहाँ भी तीन है तो देखो मैं पहले ले चुका। मतलब जो भी संख्या हम यहाँ लेंगे इस बॉक्स में जो भी संख्या हम लेंगे वो संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए, संख्या रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने तीन यहाँ से उठा के रख लिया, अब तीन किसी में है किसी में नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा, बस एक संख्या में तीन मिला हमने उठा लिया। दूसरी संख्या में देखिए, हमें पांच मिला, हमने पांच भी उठा लिया। अब देखिए पांच इसमें नहीं है, तो ऐसा नहीं करना कि पांच को नहीं लेना है, लेना है। भले एक ही संख्या में पांच मिल जाए, पांच को उठा लेना है। अगर किसी इनमें से किसी एक संख्या में मान लीजिए कि मुझे सात मिल गया, तो मैं यहाँ सात उठा लेता, सात उठा लेता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ दो बार सात मिल गया, एक सात यहाँ मिला है और दो सात यहाँ मिल गए हैं, तो फिर मैं क्या लेता? डबल सात लेता, डबल सात लेता, सिंगल सात को नहीं लेता, क्योंकि सिंगल वाला तो ऑटोमेटिक इसमें घुसा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 21 चॉकलेट हैं, 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है, छोटा हिस्सा चॉकलेट का क्या होगा? देखिए दोस्तों, 21 चॉकलेट है तो हमें क्या करना है, इस 21 को यहीं उतार लेना है, लिख लेना है। लिखा, 5:2 में है तो इसी संख्या को मुझे 5:2 में बांट देना है, 5:2 में बांट देना है, ठीक है। देखिए अब कैसे करना है इसे, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ के देखिए, रियल में चॉकलेट कितनी है? 21। रियल में चॉकलेट है 21, लेकिन अनुपात में कितने दे रखे हैं? 5 और 2 कितना होता है? 7। अब इस 7 को कितनी बार में 21 में जा रहा है? तो ये 7 3 बार 21 में जा रहा है, 3 बार में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी 3 को यहाँ गुणा करेंगे, 3 बचे 15, एक संख्या हो गई ये, और 3 दूनी 6, एक संख्या हो गई 6। यहाँ पूछ रहा है कि छोटा हिस्सा चॉकलेट का क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 6 है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका क्या है कि आप अनुपात को पकड़िए, अनुपात को जोड़िए, कितना? तो 7 आया, और 7 को इसमें भाग दे दीजिए, 7 में इसमें भाग देंगे तो कितना आया? 3। इसी 3 को इनमें गुणा कर देना है, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, ठीक है। कुल मिला के करना ये है कि ये जैसे 21 है, इसको 5 और 2 इन दो पार्टों में हमें बांट देना है, डिवाइड कर देना है। तो एक आया 15 और एक आया 6। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि माहिम ने 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए, माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। एक टेस्ट मैच हो रहा था, 175 में से एक टेस्ट में 126 अंक हासिल किए, माहिम द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंटेज बताइए। परसेंटेज के लिए क्या करना होता है कि उसने अंक कितने हासिल किए हैं? 126, तो 126 लिख लेंगे ऊपर, कितने में से? 175 में से, 175 लिख लेंगे नीचे। जो मेन वैल्यू होती है, जो रियल वैल्यू होती है, उसे लिखना है नीचे। अब जो वो प्राप्त कर रहा है या जो हासिल हो रही है उसको लिखना है ऊपर, ठीक है। ऐसे परसेंटेज बनाना है। अब देखिए, ये तो फ्रैक्शन में बदल गया, अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे कि 100 लगा देंगे, ठीक है, गुणे में 100 लगा देंगे। अब चलिए इसको काटना शुरू करिए। क्या मैं 25 से काट दूं? 4 बार में। इसको 25 से मैं काटूं, कितने बार में जा रहा है? 7 बार में, ठीक है। हाँ, अब क्या ये 7 पूरी तरह से इससे कट रहा है क्या? 7 एक कम 7, बचा कितना? 5 बचा। 7 7 7 8 56, बिल्कुल कट जा रहा है। 7 इसको 18 बार में काट दिया। अब यहां से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? 72, ठीक है, राइट आंसर है, क्योंकि ये 18 को 4 में मल्टीप्लाई किए तो आ गया 72।
फिर से दोस्तों एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, 35 का 12% क्या होगा। तो क्या करना है कि यहाँ लिखा है 35, तो इस 35 को एज इट इज उसी तरह उतार लीजिए। निकाल लिया, उतार लिया मैं। का मतलब होता है गुणे, तो मैं यहाँ गुणे के चिन्ह लगा दूंगा। 12 का मतलब होता है 12, परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100। जहां भी परसेंटेज लगा हो ना, तुरंत आप नीचे 100 लगा दीजिए। ठीक है, बस अब इनको काटम पीटी कर लीजिए। तो मैं 2 से काट रहा हूं तो यहाँ आया 6, यहाँ आया 50। 5 से काट रहा हूं तो 5 सते 35, 5 दहम 50, 7 छंग 42, अब 42/10। तो देखिए 42 के नीचे 10 लगा है ना, तो जीरो हटाने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। 4.2 किधर दिख रहा है आपको, तीसरा नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 434 रुपए में एक पेन बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने पेन किस मूल्य पर खरीदा था। 434 में बेच रहा है, यानी कि जो मेरा एसपी है, विक्रय मूल्य है, वह है 434। ठीक है, और 24% का लाभ भी कमा रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए कि 434 है, 124 का लाभ कमा रहा है, यानी कि हम हमेशा इसमें 100 मान लेते हैं, यानी कि 124 इसे भाग में लगा देंगे, गुणे वैल्यू कितने की निकालनी है, 100 की निकालनी है। देखिए दोस्तों, मैं ये समझ के चलता हूं कि आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हैं, आपको 24% का लाभ लेना है, तो आप कितने में बेचेंगे उसे। 100 का 24% होता है 24। अगर आपको 24% का लाभ लेना है, तो आप उसे 100 रुपए की चीज को बेच देंगे 124 में। ठीक है, तो अब यहाँ यही कह रहा है, मैं मान के चलता हूँ 100 रुपए कोई कॉस्ट प्राइस है किसी वैल्यू की, किसी चीज की। ठीक है, 24% का लाभ इसने लिया है, यानी कि ये 434 जो है, 434 है, वो 124 का हिस्सा है, यानी कि इसके भाग में 124 लगा देंगे। अब हमने क्रय मूल्य क्या सेट किया था माइंड में, 100। उसी के रिस्पेक्ट में तो हम लाभ लिया, नहीं तो मैं तो 24 ले सकते हैं ना, लेकिन हम 24 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस पता नहीं है। तो सीपी को, कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया है। 100 मान लिया है, तो इसके हिसाब से लाभ हमें 24 का है, तो 124 हो जाएगा। तो 124 भाग में लगा देंगे और गुणे में 100 लगा देंगे, यानी कि सीपी। अब इनकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र ये होता है कि 434 आप इसी तरह लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पूछा क्या है, ये विक्रय मूल्य है, तो जब भी विक्रय मूल्य पूछे तो ऊपर लगा देना 100, ऊपर लगा देना 100 और नीचे लगा देना, जैसे 24 है ना, तो इसी 24 को इसमें जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 124। दूसरी बात, अगर यहाँ लॉस में है, यानी कि 24% की हानि हुई है, तो क्या करेंगे, इसको तो बेचने वाली एसपी को तो लिख लेंगे एसटीज। ठीक है, विक्रय मूल्य को गुणे में लगाएंगे ऊपर 100 और नीचे लगाते फिर 24 100 में माइनस कर देते, क्योंकि लॉस हुआ है ना, तो इसी 100 में 24 को माइनस करके लिखते। लेकिन यहाँ लाभ हुआ है, तो लाभ के हिसाब से हम 100 में 24 जोड़ दिए, तो 124 आ गया। या तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें आप काटम पीटम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 50 और यहाँ आएगा कितना, 62। फिर से 2 से कट रहा है, देखिए, तो यहाँ आया 25 और यहाँ कितना आया, 31। क्या कट रहा है, बिल्कुल। अब इस 31 को हम यहाँ से लेकर काट देंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप मल्टीपल देख लीजिए ना 25 का, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 25 का मल्टीपल इन्हीं दो में से कोई एक है। चलो काटते हैं। 31 से कम 31 बचा कितना, 9 10 11 12, यहाँ बचा 134। 3 चौको 12, कितनी बार, 4 बार में जा रहा है, यानी कि 14। 14 गुणे यहाँ से आया 14 काटने पर, और यहाँ है 25। 25 चौको, अब इसमें यहाँ आया 25। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, 14 में 25 का गुणा, तो 25 चौको 100, बचा कितना 10, 24, 25 से कम 25 35, 350। ये इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, लाभ हानि के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप फार्मूला के चक्कर में मत जाइएगा कि लाभ बराबर क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है। सिंपल है कि जब भी सीपी पूछे, जब भी आपको सीपी की वैल्यू दे रखी है, गुणे में लगाना है 100 प्लस लाभ माइनस, या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है, कुछ भी लगा देना है। ठीक है, और बटे में लगाना है 100। ध्यान रहेगा।
अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो नीचे 100 लगेगा, अगर विक्रय मूल्य दे रखा है यानी कि एसपी दे रखा है तो फिर ऊपर 100 लगेगा और नीचे लग जाएगा। इसी 100 में जोड़ देना है, क्या जोड़ना है, प्रॉफिट जोड़ना है या तो फिर लॉस जोड़ना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। हम्म अंकित मूल्य का एक क्वेश्चन है, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। अरे भाई, फिर से सेम वैसा ही है, लेकिन अब इसमें वो अंकित मूल्य में खेल रहा है, आपको मार्केट प्राइस जो बोलते हैं ना, एमआरपी। अब देखिए 12% की छूट देने के बाद खिलौने को 132 में बेचा जा रहा है। मैं मान लेता हूँ कि कोई वस्तु रही होगी 100 रुपए की, ठीक है, उसमें कुछ मार्केट यानी कि कुछ प्राइस बढ़ाया हो, कुछ प्राइस बढ़ाने के बाद तो वो उसका निकल आया मार्केट प्राइस। अब इसमें से कुछ छूट दिया, कितने छूट दिया, 12% का छूट दिया, तब जाके हमारा निकल आया ये 132 आया। समझ रहे हैं आप। ठीक है, यहाँ 100 न मानिए, x मान लीजिए, वही संख्या मानिए जो हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों क्या करेंगे हम, 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि ये खिलौने का जो प्राइस है वो 132, बटे में मैं क्या लगाऊंगा, 12% की छूट दी गई है तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ 88, 100 में 12 घटाऊंगा तो कितना है 88, और गुणे में कितना लगा दूंगा 100। अब दोस्तों मैंने अंकित मूल्य को यहाँ 100 मान लिया है, अंकित मूल्य को मैंने 100 माना है, तो देखिए 132 रुपए में बेचा जा रहा है, इसमें भी एसपी की बात कर रहा है, बेचा जा रहा है, क्या लगेगा 100 आएगा ऊपर, और नीचे क्या लगाएंगे, इसी 100 में से घटा देंगे, क्या छूट को घटा देंगे तो कितना है 88। चलिए अब इसको काट लीजिए आप, क्या 11 से ही दोनों कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, और ये 11 से 8 बार में कट रहा है। अब यहाँ से 4 से काट लीजिए तो 4 3 12, 4 दूनी 8, अब इस 2 से इसे काट लीजिए तो 50 गुणे, और ये वाला 3 उठा के यहाँ ले आएंगे 3, यानी कि 150, कितना आया यहाँ 150, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो मेथड है ना इसका सेम वैसे ही मेथड है जैसे मैं आपको पिछला क्वेश्चन समझाया था 9वें नंबर का। मैंने आपको वहां क्रय मूल्य भी बताया था, अगर क्रय मूल्य दे रखा है तो क्या करना है, नीचे 100 लगाना है और ऊपर प्लस माइनस। अगर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है तो ऊपर 100 लगाना है और नीचे प्लस माइनस, लाभ हानि के अनुसार। ठीक है, वैसे ही सेम इसमें भी है, इसमें देखो 132 रुपए बेचा गया यानी कि बेचने की बात कर रहा है, एसपी की बात कर रहा है, तो गुणों में क्या लगाएंगे, ऊपर क्या लगाएंगे 100 और नीचे क्या लगाएंगे प्लस माइनस, यानी कि 12% की छूट है तो 12 माइनस कर देंगे 100 में से 88। ठीक, तो ये आप सिंपल चीजें याद रखिएगा। 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% पर जमा 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। दोस्तों एक साल में मुझे 4% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल कितना बढ़ के हो जाएगा 8%, तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा बढ़ के 4 दूनी 8, 4 3 12%। दोस्तों पहले 4%, देखिए प्रति वर्ष लिखा है ना, हर एक साल 4 वर्ष, हर एक वर्ष 4%, तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 को 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 12, 3 वर्षों में तो 12 ही मिलेगा ना। जमा राशि कितनी थी 2500 रुपए अर्जित ब्याज, यानी कि 2500 रुपए ब्याज मिला। मान लीजिए कोई राशि, कुछ भी राशि थी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी राशि थी उसका एक 2500 रुपए पर अर्जित ब्याज है। हाँ देखिए ये हमें डायरेक्ट मूलधन दे रखा है, ठीक है ना, ध्यान देना ये मूलधन दे रखा है हमें। तो 2500 मान लीजिए कि 2500 में 12% का ब्याज, क्योंकि 4% हर वर्ष मिल रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 4 3 12, 25% का टोटल हमें 12% निकाल देना है दोस्तों, 12% निकाल देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 12% का मतलब होता, देखिए 12% प्रतिशत है इधर, तो देखिए मैं आपको बताया था ना कि जिस भी संख्या के आगे परसेंटेज लिखा हो हमेशा नीचे 100 लगा देना है, तो इस परसेंटेज को काट के यहाँ नीचे मैंने 100 लगा दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, कितना आया 25, और 25 को 12 में मैं भाग दे दूंगा तो कितना आया, कितना आ रहा है बताइए 300, बिल्कुल
बिल्कुल 300 राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि ब्याज प्रति वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% है तो 2 वर्ष के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको 10% की बना लेनी है फ्रैक्शन। ये है 10%। इसकी फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें सिंपल क्या करना है कि नीचे लगा देना 100। मैंने नीचे 100 लगाया तो 0 से 0 कटा 1/10। 10% की फ्रैक्शन आ गई 10, जो नीचे है उसी को लिख लेना है ऊपर। देखिए, प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसी 10 का स्क्वायर कर दूंगा। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। मैं मान लेता हूं कि मेरा मूलधन है 100 रुपए। ठीक है, यहाँ आएगा पहला साल, यहाँ आएगा दूसरा साल। ठीक है, पहला साल तो अब 100 का 10% कितना होता है 10। पहले साल मुझे ब्याज मिला था 10 रुपए, दूसरे वर्ष भी मुझे 10 रुपए ब्याज मिला, लेकिन दूसरे वर्ष मुझे इस 100 रुपए का तो ब्याज मिला ही, इस 10 रुपए में भी मुझे ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष। क्यों? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है भाई। ठीक है, तो यहां से 10 रुपए का 10% कितना हुआ 1, टोटल ब्याज इतना मिल रहा है मुझे। अब यहाँ हमारा जो रियल यहाँ बात कर रहा है 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज, यानी कि देखिए दोस्तों, 100 रुपए पर मुझे टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 10 20 1 21, मुझे मिल रहा है 21 रुपए 2 साल में। ठीक है, 21 रुपए मिल रहा है। यहाँ बात कर रहा है 1400 में। मैं अगर इसे 100 को ना मान के 1400 मानूं, मैं इसे 100 को 1400 मान लूं तो कितने गुना बढ़ रहा है 14 गुना हो रहा है, 14 गुना। इसको भी मुझे 14 गुना ही कर देना है, मल्टीप्लाई 14 कर देना है। तो 14 एकम 14, 14 में 28 29, 294 इसका राइट आंसर है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, आपको क्या करना है कि देखिए, एक इसी का सूत्र होता है, जैसे वो आपको नहीं दिमाग में आ रहा तो आप इसे कर लीजिए। 2 वर्ष का पूछा हुआ है तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे 10 1 साल का, दूसरे वर्ष का भी 10%। ठीक है, इनको कर देंगे दोनों को प्लस, और यहाँ इसी 10 का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर कितना 100/100। ठीक है, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 1, और ये यहाँ 10 दूनी 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, 21 आया। अब इसी 1400 को 21% निकाल देना है, इसी 1400 का 21% निकाल देना है, मतलब नीचे 100, यहाँ से कट के 14 गुणे 21, उतना ही आंसर। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेम ऐसे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसका सूत्र ये होता है, मान लीजिए कि परसेंटेज वैल्यू कुछ भी लिखी है, इसका सूत्र ये होता है a+a+। अब यहाँ लिखना है हमें a का स्क्वायर बटे 100। ये सूत्र आप कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। रवि और रश्मि ने एक व्यवसाय में क्रमशः 150 200 का निवेश किया, लेकिन रवि ने कुछ महीने बाद अपना धन वापस ले लिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को 1:2 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ है हमारे रवि और यहाँ है हमारी रश्मि। ठीक है, देखिए रवि ने लगाया है 150 रुपए, रश्मि ने लगाया है 200 रुपए। ठीक है, रवि ने 1 साल के अंदर ही कुछ महीने बाद अपना धन वापस ले लिया, लेकिन रश्मि ने नहीं लिया। रश्मि ने तो 12 महीने तक किया है, रश्मि ने किया है 12 महीने तक, और रवि का हमें नहीं पता, लेकिन इसी का निकालना है हमें। और लास्ट में जो प्रॉफिट बांटते हैं 1:2 के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे रेशियो। तो 0 से 0 कटा, 5 को 20, 5 3 15, 3 4 का रेशियो आया। अब देखिए, तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो रश्मि की जो वैल्यू 4 है, ये 12 महीने तक गई, तो 12 दूनी 24 बाती 36, 12 चौक 48, तो ये बन के आई कितनी 48 बन के आई। अब रवि का अनुपात है 3, और हमें नहीं पता किस में मल्टीप्लाई करें, बस यही हमें निकालना है। लेकिन इनका जो लास्ट का अनुपात आ रहा है ये 1:2 का आना चाहिए, प्रॉफिट का अनुपात 1:2 का आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न में ही कह रहा है। अब देखिए, अगर रश्मि ने 48 रुपए पाया है, तो क्या हम कह नहीं सकते हैं कि ये इसी का आधा 24 रुपए पाया होगा, रवि की वैल्यू 24 हुई होगी, तभी तो 1:2 में। अच्छा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए,
ये जो 48 आ रहा है, इसी 48 को 2 में भाग लगाइए, 2 में भाग लगाइए, और ये जो रवि की वैल्यू है 1, इसी में 1 का गुणा कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 24। ठीक है, यानी कि 3 का मुझे मल्टीप्लाई करना है 24 में। किस में मल्टीप्लाई हुआ होगा कि 24 आया होगा? तो 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 3 अठे 24, यानी कि यहाँ 8 आया होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, 3 अठे 24 आ रहा है, ठीक है ना, और इसी का दुगुना 48 आ रहा है। तो ऐसे आपको दिमाग लगा लेना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आया? 8, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 27 और एक संख्या की औसत 30 है। देखिए 3 संख्याएं हैं, एक संख्या है यहाँ, दूसरी संख्या है यहाँ, तीसरी संख्या है इधर। ठीक है, तो पहली संख्या तो हमें पता है 28 18 है, दूसरी संख्या है कितनी? 27, और तीसरी संख्या नहीं पता है, लेकिन इनका जो औसत आ रहा है वो 30 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, औसत क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 3 है, 5 है, 6 है, ठीक है, चलिए 4 भी ले लेते हैं। इनका औसत क्या होता है कि इन तीनों को जोड़ के जितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से भाग लगा देंगे तो इनका औसत निकल के आ जाएगा। 6 4 10 15 16 17 18, 18 में 4 का भाग लगा देंगे तो जो भी निकल के आ जाएगा वही हमारा हो जाएगा औसत। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ मैं कह सकता हूँ कि देखिए 18 प्लस 27 कोई संख्या नहीं है, कुछ भी मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, यक्स कितनी, अब भाग कितने का लगाएंगे? 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। अब यहाँ बराबर में क्या निकल के आएगा? 30 निकल के आएगा, औसत 30 ही तो आएगा निकल के। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, जब भी बराबर का चिन्ह लगा आ जाए आपको तुरंत समझ जाना है कि ये जो 30 है यहाँ तो भाग होने जाएगा ऊपर वाली संख्या में, लेकिन ये जो 30 है नीचे मल्टीप्लाई होने जाएगा। तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा? 18 प्लस 27 प्लस यक्स बराबर 90। ठीक है, यहाँ तो आ गया 90। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये देखिए यहाँ प्लस लगा है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ कितना आया? 45। ठीक है, 45 प्लस यक्स बराबर 90। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो संख्या हमें 45 दिख रही है, 45 90 एक कैटेगरी के हैं, यक्स है दूसरी कैटेगरी, 45 90 एक ही कैटेगरी, तो ये जाएगा वहां माइनस होने, ये 45 वहां माइनस होने चला जाएगा, तो यहां से निकल के आ जाएगा x बराबर 45। 90 में 45 घटाएंगे तो x बराबर निकल के आया 45। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि जो तीसरी संख्या थी वो कुछ नहीं 45 थी। यहां से ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15वीं पर। दोस्तों पहले आप प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको। राजेश 5 मीटर सेकंड की गति से चल रहा है, ठीक है, और यहाँ या की जगह और कर लीजिए, और 20 मीटर सेकंड की गति से साइकिल चला रहा है। परिवहन के दो तरीकों के संयोजन का उपयोग करके 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे 45 सेकंड का समय लगता है। राजेश ने कितनी देर तक साइकिल चलाई? देखो दोस्तों, इसमें मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ दे रखा है चाल 5 मीटर सेकंड, और यहाँ भी चाल ये पैदल है उसकी चाल, और यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, ये है उसकी कितनी साइकिल की चाल। ठीक है, और यहाँ हमें टोटल दे रखा है, यहाँ कह रहा है कि 600 मीटर जाता है 45 सेकंड में। दोस्तों दूरी बटा टाइम, दूरी बटे टाइम क्या होता है? चाल होता है। दूरी है कितनी इसकी? 600, और कितने मिनट में कवर करता है? 45 मिनट में, तो ये इसका चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों की चाल है, देखो अब हम इसे 15 से काटते हैं, 15 चौको 60 और 45, यहाँ से आया 40/3। देखिए दोनों के संयोजन की चाल तो है 40/3, लेकिन जब वो पैदल चलता है तो 5 मीटर सेकंड से चलता है, और साइकिल से चल रहा है 20 मीटर सेकंड से। इसमें क्या करना होता है कि इसमें मीडियम में ये दोनों की चाल है ना, तो ये मीडिएटर है, तो इस मीडियम वाली चाल को यहाँ रख लेना है हमें 40/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल इनको इससे घटा देंगे, अल्टरनेट मेथड बोलते हैं इसे। अब क्या करेंगे कि इस 20 को 40/3 से घटाएंगे, तो 20 माइनस 40/3 इस तरह लिख लेंगे हम, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और यहाँ जो 5 मीटर सेकंड दे रखा है, इस 5 को
40/3 से यहाँ घटा लेंगे। ठीक है, चलिए इनको घटाने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता रखा है। इनका घटाने का तरीका क्या होता है कि देखिए ये 20 सिंगल संख्या दिख रही है तो यहाँ भी 1 लगा दीजिए अपनी मर्जी से। अब यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आया 3, और यहाँ से 1 का भाग दीजिए 3 में और 3 का गुणा करिए 20 में, तो कितना आया यहाँ से 60 माइनस 3 एक कम 3, 1 का गुणा 40 में तो कितना आया 40, तो यहाँ से निकल के आ गया 20/3। ठीक है, अब यहाँ कितना निकल के आ रहा है देखिए, अब अपनी मर्जी से 1 लगा लीजिए, इनका एलसीएम लीजिए, कितना आया 3। अब इस 1 को पकड़ के इस 3 में भाग दीजिए तो कितना है 3, 3 पचे 15 माइनस 3 एक कम 3 और उसी 1 को 40 में गुणा कर दीजिए तो कितना है 40। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तो आ रहा है 20/3, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है 15 में 40 गया, कितना बचा 25/3। देखिए अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, ये 3 पैदल दूरी तय किया और 25 मिनट तक उसने साइकिल से दूरी तय किया। अब साइकिल की ही चाल पूछ रहा है तो यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा सी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे और कल फिर से हम आएंगे और सेकंड शिफ्ट 2018 का जो सेकंड शिफ्ट वाला था, ये तो फर्स्ट शिफ्ट वाला था, अब सेकंड शिफ्ट वाला हम कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।